सभी को राम राम और जय श्री कृष्ण। तो थंबनेल पे तो आपने देख लिया होगा कि क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देर नहीं करते हुए। हमें क्या बोला गया है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। तो सबसे पहले आप बताइए कि मेगास्थनीज कौन था। तो ये मेगास्थनीज जो था ये राजदूत था। तो ये किसके दरबार में आया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है। तो ये तो सबको पता है कि इसका पुस्तक इंडिका है, लेकिन हम और चीजों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो इसकी पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। लेकिन ठीक है, हम ये तो समझ रहे हैं कि इंडिका नाम है। अब एक यहाँ पे एक पुस्तक आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि लिविंग एन इरा। तो लिविंग एन इरा पुस्तक के लेखक कौन है, अब ये आपको अब बताना है। तो लिविंग एन इरा पुस्तक के लेखक की बात करते हैं तो इसके पुस्तक के लेखक है मोहम्मद हामिद अंसारी। अब ये मोहम्मद हामिद अंसारी कौन है पता है। तो हाँ, आपको पता होना चाहिए कि ये व्यक्ति 2007 से लेकर के 2012 तक और फिर 2012 से लेकर के 2017 तक ये क्या रहे थे, तो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे। तो आप देखिए कि लगातार 2 कार्यकाल किए हैं ये मोहम्मद हामिद अंसारी। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि कितने ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल अपने पूरे किए हैं, यानी 10 साल तक रहे हैं। ठीक है। तो एक तो ये हो गए मोहम्मद हामिद अंसारी। ठीक है। यानी 2007 से लेकर के 17 तक भारत के उपराष्ट्रपति पद पर क्या किए हैं, ये रहे हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं कि एक व्यक्ति और कौन है। तो एक व्यक्ति यही है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। ये कब से कब तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। तो ये भारत के उपराष्ट्रपति पद पर 1952 से कब तक रहे हैं, तो 1952 से 57 तक रहे थे। यानी भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो 52 से 57 तक रहते हैं। और फिर उसके बाद में 57 से लेकर के 62 तक ये क्या करते हैं कि ये पद पर रहते हैं। ठीक है। और उसके बाद 62 के बाद में क्या होते हैं कि ये फिर से राष्ट्रपति बन जाते हैं। क्या बनते हैं, ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति हैं। ठीक है। तो 62 से लेकर के 67 ईस्वी तक ये राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ तक हमने देखा। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हमने क्या देखा कि मोहम्मद हामिद अंसारी के पुस्तक का नाम क्या हमने देखा, तो लिविंग एन इरा देखा। ठीक है। उपराष्ट्रपति हमने देखा। तो अब आपके सामने एक हम चर्चा कर लेते हैं क्या कि उपराष्ट्रपति का पद भारत के जो संविधान में दिया गया है तो कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो जो आप आर्टिकल 63 पढ़ते हैं ना, 63, इसमें क्या कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा, तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। अब क्या बोला गया है कि 64 में क्या कहा गया है वो भी देख लेते हैं। 64 में कहा गया है ना कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा ना, वो राज्यसभा का, किसका, तो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या होगा, तो पदेन सभापति होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 64 देख ही लेते हैं तो 65 देख लेते हैं। तो 65 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 65 में क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में यही कौन काम करेंगे, तो राष्ट्रपति कार्यवाहक उप राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेंगे, तो यही उपराष्ट्रपति काम करेंगे। तो ये कौन से आर्टिकल के तहत, तो ये आर्टिकल 65 के तहत। याद हो रहा है एक बार फिर से, आर्टिकल 63 में क्या बोला गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है। और 64 में क्या बोला गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। समझ में आ रहा है ना, एकदम जोर से बोलिएगा, ठीक है ना, एकदम धीमा नहीं बोलना है। 65 में क्या बोला गया है कि 65 में बोला गया है कि अगर राष्ट्रपति कहीं गए हुए हैं, घूमने गए हुए हैं, ठीक है, तो उसके जगह पे कौन काम करेगा। हो सकता है कि किसी वजह से राष्ट्रपति छुट्टी ले लिए हैं, हो सकता है कि घर पे कुछ काम पड़ गया होगा, हो सकता है कि कहीं चले गए होंगे। तो उस समय राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति के पद तो खाली नहीं होने चाहिए। ठीक है। जिस तरह से आपके घर के पापा कहीं दूर चले जाते हैं कहीं पे, तो उस टाइम जो डिसीजन अगर लेने के लिए होता है तो मम्मी लेती है ना घर पे डिसीजन, तो बस वही तो डिसीजन कौन लेंगे, अब उपराष्ट्रपति लेंगे, क्योंकि अब वही राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। तो आर्टिकल 65 के तहत ये क्या करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और आर्टिकल है 66। ये आर्टिकल 66 में क्या बताया गया, उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया।
तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो किसमें बताया गया है, तो ये आर्टिकल 66 में बताया गया है। अब ये बताते चलते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेते हैं। क्या ढोलुआ मोलुआ भाग लेता है? नहीं, ढोलुआ मोलुआ भाग तो बिल्कुल नहीं लेगा। देखते हैं कौन कौन भाग लेता है। सो देखिएगा, हमारा संसद में क्या है कि एक ठो लोकसभा है और एक ठो राज्यसभा है। एक है राज्यसभा और दूसरा क्या है, दो गो सदन है, एक है लोकसभा। अब ये दोनों के जो सदस्य होंगे, देखिएगा हम सदस्य बोल रहे हैं, ठीक है, तो सदस्य में जो निर्वाचित होगा या तो फिर मनोनीत होगा, दोनों के दोनों। राष्ट्रपति भी मनोनीत करते हैं नहीं, तो आयोग निर्वाचित कर करके हम लोग भेजते हैं। तो जो जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी मेंबर हैं, वो सभी के सभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या करते हैं, ये भाग लेते हैं। यही लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग देते हैं। क्लियर हो गया? क्रिस्टल एंड क्लियर पूरी तरह से हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बोला गया है, तीसरा ऑप्शन में देखते हैं, तो तीसरा ऑप्शन में बोला है कि इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के अगर लेखक की बात करते हैं, तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बात करते हैं तो ये कहां से थे, तो ये बिहार से थे, ठीक है, ये हमारे बिहार से थे। अब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे, तो ये ऐसे इकलौते राष्ट्रपति अभी तक में हैं जो सबसे लंबे कार्यकाल इनका है, लगभग 12 साल तकला ये राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किए हैं। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप ये बताइएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति बने हुए हैं, तो आर्टिकल 52 के तहत क्या होता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होता है। कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 52 के तहत क्या होता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और ये इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, तो यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये कब लिखे थे? 1946 ईस्वी में लिखे थे, ठीक है। क्यों लिखे थे? कि उस समय क्या हुआ था कि पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, ठीक है। लगभग तो मांग तो हो गया था पूरा कि हमको चाहिए, तो बंटवारा चाहिए तो चाहिए, पाकिस्तान के लोग कह रहा था। तो उसी के उपलब्ध बाद में लिखा गया कि क्या क्या गंभीर समस्या है, क्या हो सकता है, क्या परिणाम हो सकता है। कौन लिखे थे? यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये विरोध में लिखे थे, ये बताए थे कि देखिए क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, क्या क्या भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। कोई समर्थक नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। अब एक और है पुस्तक कि इसके लेखक कौन है, कि ए पैसेज टू इंडिया। तो ए पैसेज टू इंडिया के लेखक E.M. फोस्टर है। कौन है? E.M. फोस्टर है, ठीक है। अब चारों चीज तो यहाँ पे आपको कंप्लीट हो गया, ठीक है। लिविंग एंड एरा पुस्तक के लेखक मोहम्मद हामिद अंसारी। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? E.M. फोस्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हाँ इसका पीडीएफ किन्हीं को चाहिए तो टारगेट जीएस बाय मानसिंह टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, ज्वाइन करने के बाद में आप वहां से क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। गणतंत्रात्मक का मतलब समझते हैं, जैसे में क्या होता है कि जैसे में हमारा भारत क्या है, गणतंत्रात्मक देश है, ठीक है। गणतंत्रात्मक का देश मतलब का अर्थ क्या होता है कि जैसे में देश का जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है ना, वो क्या होता है कि उसका निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। उसका क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है। हाँ, भल्लुक में अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन उसका क्या किया जाता है? निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। तो उस समय कौन सा ऐसा जो था, तो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो कौन से स्थान पे थी, तो मात्र एक ही को जगह उस समय था। कौन? वैशाली। जो हमारी वैशाली जो आप देख रहे हैं, नहीं ये बिहार में पड़ता है, ठीक है, ये वैशाली में था, ठीक है। आगे बढ़े, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि इंद्र किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। पुरंदर का अर्थ होता है क्या? किला तोड़ने वाला। क्या होता है? किला तोड़ने वाला। अब ये किला तोड़ने वाला किसके लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो ये भगवान इंद्र के लिए प्रयोग किया गया है। किसके लिए? तो भगवान इंद्र के लिए। बात करते हैं अग्नि की, तो ये अग्नि जो थे, ये अग्नि मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे। किसकी? मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है किसको? मोहनजोदड़ो को। किसे? मोहनजोदड़ो को। अब आपको ये बताना है कि मोहनजोदड़ो जो है, ये मोहनजोदड़ो पड़ता कहाँ है, ठीक है। तो ये मोहनजोदड़ो जो पड़ता है ये कहाँ, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। अब मोहनजोदड़ो
कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। अब एक बात और बताते हैं कि इसकी खोज जो होती है कब होती है? तो 1922 ईस्वी में इसकी खोज होती है। ठीक है। इसके खोज कौन किए थे? तो इसके खोज किए थे राखल दास बनर्जी। कौन? तो राखल दास बनर्जी। देखिएगा, हमने यहाँ से पूरी चीज को क्या कर दिया? लपेट दिया, ताकि आपको फास्ट रिवीजन हो जाए। ठीक है। अब देख लिए। अब आप बताते चलिएगा कि 1921 ईस्वी में किसका खुदाई हुआ था? तो 1921 ईस्वी में जो खुदाई हुआ था वो किसका? तो हड़प्पा का। एक इसका खोज कौन किए थे? तो दया राम साहनी। कौन किए थे? तो दया राम साहनी ने खोज किया था। ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि ऑप्शन पे देख लेते हैं। मृतकों का टीला का अर्थ तो हमने जान लिया, मोहनजोदड़ो। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे है? तो सिंध देखा। ठीक है। राखी गढ़ी की बात करते हैं, तो ये राखी गढ़ी कहाँ है सो बताइएगा, और ये कालीबंगा कहाँ है सो बताइएगा। ठीक है। हड़प्पा की बात करते हैं, तो ये हड़प्पा कहाँ है? तो ये हड़प्पा पाकिस्तान में। कहाँ है? तो पाकिस्तान में। कालीबंगा की बात करते हैं, तो ये कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में। कहाँ पे है? तो ये राजस्थान में। अब ये हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में। तो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हड़प्पा में क्या आ रहा है? पा। और पापा के चलते ही आप काफी ज्यादा रोए हैं। ठीक है। तो रावी नदी। कालीबंगा, काली जी की कृपा होगी। ठीक है, तब वो घर घर क्या करेंगे? बसेंगे। तो कौन से नदी के किनारे? घग्घर नदी के किनारे। ठीक है। और यहीं से जूते हुए खेत के साक्ष मिले हैं। ठीक है। राखी गढ़ी की बात करते हैं, तो ये राखी गढ़ी कहाँ पड़ता है? तो ये हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तो ये हरियाणा में पड़ता है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। अब देखिएगा, लोथल, आजकल के स्टूडेंट लोथ हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि सेंट्रल सरकार में कौन है। ठीक है। तो सेंट्रल सरकार में कौन है, वो बच्चों को क्या कर बना चुका है? लोथ बना चुका है। ठीक है। तो लोथ बना चुका है, तो जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो कहाँ के हैं? आपको पता है ना कि वो कहाँ के हैं? तो वो गुजरात के ही हैं। ठीक है। तो गुजरात में लोथल कहाँ है? तो वो गुजरात में है। राजस्थान में अभी हमने देखा कि राजस्थान में क्या है? तो कालीबंगा। ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में। बात करते हैं ये सिंध। सिंध क्या है? ये तो नदी है। पंजाब में क्या है? तो पंजाब में क्या है? तो रोपड़। ठीक है। ये रोपड़ अगर कहीं स्थित है तो वो कहाँ है? पंजाब में। कौन से नदी के किनारे? तो सतलज नदी के किनारे। ठीक है। आगे बढ़े, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? देखिएगा, पहले अब बताते हैं कि भीमबेटका की गुफाएं हैं जो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका का अर्थ होता है ना कि भीम के बैठने का स्थान। भीम के बैठने का स्थान। अगर इसकी बात करते हैं खोज की, तो बी एस बानकर ने खोज किया था। किसने किया था? तो बी एस बानकर ने किसका खोज किया था? तो भीमबेटका का खोज किया था। ठीक है। अब ये हमें दिया गया है क्या कि कौन से जिला में स्थित है। ठीक है। तो ये देखिएगा, बिहार शिक्षक पात्रता में पूछा गया है, तो यहाँ पे जिला का पूछ दिया गया है। ठीक है। तो ये जिला की अगर बात करते हैं, तो ये कौन से जिला में है? तो ये है रायसेन जिला में। कौन से जिला में? तो ये रायसेन जिला में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज की बात करते हैं तो बी एस बानकर ने किया था। ठीक है। आगे देखिएगा, ये बोला गया कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व, सबसे पहले आप बताइएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो बोलिएगा कि 8 अगस्त 1942 ईस्वी में हुआ था, स्टार्ट हो गया था। ठीक है। और 8 अगस्त 1942 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। कहां से? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से। कहां से? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से। जिसमें किसके नेतृत्व में? अगर ऐसे तो कहा जाता है कि अगर किसी का नेतृत्व इसमें प्रदान नहीं किया गया था, क्योंकि जैसे ही यह स्टार्ट हुआ था वैसे ही ब्रिटिश सरकार की थी। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी जो प्रमुख लीडर थे उस सबको क्या कर लिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। और जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो कोई प्रमुख नेता बचा ही नहीं था। और ये एक ऐसा जो आंदोलन था जो क्या थी? दिशा विहीन थी, क्योंकि उसको दिशा दिखाने वाला कोई था ही नहीं। मेन इंजन को क्या कर लिया गया? जेल में बंद करके रख लिया गया था। जितने भी जो नेता थे, महत्वपूर्ण नेता थे, वो सबको जेल में बंद कर दिया गया था। ठीक है। अब देखिएगा, हम बताते हैं कि कौन कौन नेता को कहां बंद किया गया था, वो पूछा जाता है। ठीक है। अगर बात करते हैं कि उस समय जब 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो किसके विरोध में हुआ था? तो इसके विरोध में क्रिप्स एक योजना आया था। ठीक है। क्रिप्स योजना के विरोध में क्या किया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का
स्टार्ट किया गया था। अब किसके नेतृत्व में हुआ था? तो अगर ऑप्शन में महात्मा गांधी है तब तुमको मार करके चलना है, ठीक है। अगर नहीं है तब उसके बाद में सोचिएगा। तो ये तो हमें आंसर मिल गया कि कौन, महात्मा गांधी हो जाएंगे, ठीक है, महात्मा गांधी हो जाएंगे। अब बताते हैं कि जो ऑपरेशन जीरो आवर जब लॉन्च किया गया था नहीं, तो महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया था, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो जो ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कहाँ रखा गया था, जो आगा खां पैलेस, ये आगा खां पैलेस कहाँ है, तो पूना में है, ठीक है। ये पूना के आगा खां पैलेस में किनको रखा गया था, तो ये रखा गया था इनको, महात्मा गांधी को, ठीक है। और बाकी जो लोग थे और जो वो अहमदनगर फोर्ट में क्या किया गया था, उनको बंद कर दिया गया था, ठीक है। अब हमको ये बताइएगा कि जब आप बिहार से व्यक्ति हैं, तो उस समय ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे बिहार में ही थे, और बिहार में उनको तबीयत ठीक नहीं था, और तबीयत ठीक नहीं था तो इसका मतलब वो इन्वॉल्व भी नहीं थे, और इन्वॉल्व नहीं थे तो फिर भी क्या किया गया, इनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। अब अरेस्ट करने के बाद में इनको पटना के कौन से जेल में डाल दिया गया था, तो यही बांकीपुर जेल, जो आप जानते हैं नहीं, बांकीपुर जेल, इसी जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1942 ईस्वी में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो देखिएगा, बताते हैं कि ये उत्तर भारत के जितने भी मंदिर है ना, ये उत्तर भारत के जितने मंदिर हैं वो सब नागर शैली में आपको देखने को मिलेगा। कौन से शैली में, नागर शैली में। और जो दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं, ये दक्षिण भारत के मंदिर कैसे में, आपको द्रविड़ शैली में मिलेगा, ठीक है। अब जो एक होता है बेसर शैली, तो बेसर शैली क्या होता है, तो बेसर शैली में दोनों को मिला देंगे ना, ठीक है, तो वो बेसर शैली होता है। तो उत्तर भारत की अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे भुवनेश्वर, तो लगभग उत्तर भारत में, यानी देखिएगा आप यहाँ पे देखते हैं तो इस क्षेत्र से लगभग लगभग ये सब ये उत्तर भारत है, ठीक है। अब ये उत्तर भारत में है तो आप देख ही रहे हैं, तो कौन सी शैली में होंगे, तो ये नागर शैली में। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली की अगर बात करते हैं तो मुख्य रूप से कौन कौन से राज्य आ जाते हैं वो लिख देते हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो गए। केरला, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र हो जाएगा। ये सबको अगर देखते हैं, मध्य प्रदेश सब नागर शैली में, मध्य प्रदेश में जो भी मंदिर मिलेंगे आपको नागर शैली में मिलेंगे, उड़ीसा में भी जो मंदिर मिलेंगे आपको नागर शैली में मिलेंगे, ठीक है। तो जो दक्षिण भारत में जो जितने भी जो राज्य हमने यहाँ पे लिखा, वो सभी के सभी वहां पे आपको जो मंदिर की शैली मिलेगी वो द्रविडियन शैली में मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि अशोक के प्रशस्तर अभिलेख डॉट 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 के प्रतीक थे। यानी अशोक ने क्या किया था कि अब देखिएगा 14 गो इनका बृहद शिलालेख था। कितने गो था, 14 गो बृहद शिलालेख था। जो कितने जगह से मिला है, तो 8 जगह से मिला है, ठीक है। कितने जगह से, 8 जगह से मिला है। और 7 गो स्तंभ लेख था। कितना, 7 स्तंभ लेख था। जो कितने जगह से मिला है, तो 6 जगह से मिला है। ये याद रखिएगा, पूछता है। 14 गो बृहद शिलालेख कितने जगह से, 8 जगह से। 7 गो स्तंभ लेख कितने जगह से, 6 जगह से। तो ये जो लेख लिखते थे, क्यों लिखते थे, कि अपने जनता को यह संदेश पहुंचा सके कि हम आज का राजकीय आदेश क्या है, या जो क्या हमारे राज्य में होना है नहीं होना है, जो संदेश पहुंचाना होता था वो इसी शिलालेख पर लिख देते थे, ताकि जो वहां की जनता है वो क्या कर सके, पढ़ सके। आज के जैसा नहीं ना है कि मोदी जी आइए भाई एवं बहनों कर दिए हैं, तुरंत सब जुड़ गया, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां पे आप देखिए, ट्विटर पे देखिए, यूट्यूब जहां पे देखिए, मोदी जी जहां पे आते हैं भाई एवं बहनों मन की बात सुना देते हैं ना। लेकिन उस समय कैसे, उस समय तो सुनाने के लिए तो ना व्हाट्सएप था, ना ट्विटर था, ना फेसबुक था, कुछ हो तो नहीं था। तो कुछ हो नहीं था, तब फिर किसके जगह कैसे सुनाया जाएगा, तो वही बड़े बड़े शिलालेख जो पत्थर पर लिख दिए जाते थे, और जो जनता देखेगी वो पढ़ेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये किससे संबंधित थे, किसके प्रतीक थे, क्यों ऐसा किया था, तो प्रशासन के लिए किया जाता था, ठीक है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है। तो अभी हमने देखा कि जूते हुए खेत, ठीक है, तो कहां से मिले हैं, तो ये कालीबंगा से मिला है, ठीक है। कालीबंगा है कहां, तो राजस्थान में है, ठीक है। कौन से नदी के किनारे, तो घग्घर नदी के किनारे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात करते हैं लोथल, तो लोथल कहाँ है, तो कहिएगा कि गुजरात में। कौन से नदी के किनारे, तो कहिएगा कि भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। लोथ है बेचारा, इसलिए भोगिया भोग रहा है, ठीक है। अब ये दैमाबाद की बात करते हैं, तो ये दैमाबाद है, ये दैमाबाद कहाँ है, तो ये दैमाबाद पड़ता है महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है।
अब ये आलमगीरपुर जो है, ये आलमगीरपुर पश्चिमी यूपी में है। कहाँ पे? पश्चिमी यूपी में है। ठीक है। अब ये आलमगीरपुर कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये बसा हुआ है हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन से नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। दैमाबाद की अगर बात करते हैं तो ये प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन से नदी के किनारे? तो ये प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं कि अगर इसको और हम बताना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ये ऐड कर लीजिएगा कि दैमाबाद में जो है, ये दैमाबाद में अगर तांबे की रथ की बात करते हैं तो ये तांबे का रथ यहीं से मिला था। कहाँ से मिला था? तो ये दैमाबाद से मिला था। ठीक है। आलमगीरपुर की अगर बात करते हैं तो चावल की भूसी की अगर बात करते हैं तो चावल की भूसी कहाँ से मिला था? तो यही आलमगीरपुर से मिला था। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण था? यानी उपनिषद, उपनिषद को क्या? वेदांत बोला जाता है। यानी वेदांत का अर्थ होता है वेदों का अंत। तो वेदांत की संख्या कितनी है? तो 108। कितनी है? 108 है। ठीक है। तो बोला क्या गया है कि उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण था। तो इसके उदय का उपयुक्त अधिक कारण की अगर बात करते हैं तो समंतवाद था। क्या था? तो समंतवाद। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन को ज्यादा डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें किससे बनी हुई थी? तो ये बनी हुई थी सेल खड़ी से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर 4। जहां पे डिस्कस करने वाले क्वेश्चन रहेंगे वहां पे हम खुद आपको डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ये सब चीज वन लाइनर का है, तो वन लाइनर में हम आगे बढ़ते चलते हैं। आगे देखते हैं। क्या बोला गया है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहां से आरंभ किया था? अब देखिएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन की बात कर रहा है। तो धर्म चक्र प्रवर्तन किस घटना से जुड़ा हुआ था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जब दिया था, प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश के घटना ही क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। तो धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश की घटना कहलाता है। तो अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो यही सारनाथ में दिए थे। कहाँ में? तो ये सारनाथ में दिए थे। ठीक है, तो ये सारनाथ से जुड़ गया। ठीक है। अगर बात करते हैं कि इनकी राजगृह की बात करते हैं, अब ऑप्शन पे हम चलते हैं कि राजगृह क्या था। ठीक है, तो राजगृह जो था, ये राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किया था महाकश्यप। किसने किया था? तो महाकश्यप ने किया था। किसके शासनकाल में? तो ये अजाद शत्रु के शासनकाल में। कौन? अजाद शत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, यानी अजात शत्रु उस समय राजा था। अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था कहाँ? तो ये हुआ था राजगृह में। ठीक है। बात करते हैं बोध गया। तो ये हमारे, ठीक है, ये हमारे क्या है? हमारे धरती, हमारे मगध की धरती पे ही है बोध गया। तो ये बोध गया में क्या हुआ था कि ये इनको, किनको? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्ति। कौन से ठीक है वृक्ष के नीचे? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। ये पीपल के वृक्ष जो हैं ये कैमे पीढ़ी के हैं? तो चौथे पीढ़ी के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं ये श्रावस्ती की। तो ये श्रावस्ती में क्या था कि ये श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो कह सकते हैं कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश ये कहाँ दिए थे? तो ये श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। बोला क्या गया है कि सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो सूती वस्त्र के साक्ष्य की अगर बात करते हैं तो ये मिले हैं कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे कालीबंगा से क्या मिला है भाई साहेब? तो कालीबंगा से मिला है हमको जूते हुए खेत। जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड, अग्निकुंड भी कहाँ से मिले हैं? तो यही कालीबंगा से मिले हैं। बात करते हैं ये हड़प्पा से। तो हड़प्पा से क्या मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं जाकर के क्या? तो ये कांस की मूर्तियां मिली है। कांस की मूर्तियां मिले हैं, कांस की मूर्तियां मिली है। ठीक है। अब बात करते हैं लोथल। तो लोथल में क्या मिला है? तो यही बंदरगाह मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। क्या बोला गया कि मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? तो जो मगध अभी हमने चर्चा किया मगध, तो उसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो उसकी प्रारंभिक राजधानी की बात करते हैं तो वो प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। कौन सा? गिरिब्रज या राजगृह भी कह सकते हैं। ठीक है,
गिरिब्रज या राजगृह, जिसको अब बोला जाता है राजगीर। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये पाटलिपुत्र तो पता ही है कि पूरे अखंड भारत का राजधानी था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये चंपा जो था, ये चंपा किसका राजधानी था, तो अंग की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा थी। अंग की राजधानी कहाँ थी, तो चंपा। अब ये वैशाली भी देख लीजिए, तो वैशाली किसकी राजधानी थी, तो बज्जी संघ की राजधानी कहाँ थी, तो ये वैशाली। आगे बढ़े। ठीक है, क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है। अब देखिएगा, विष्णु जैसे में आप हिंदू धर्म के हैं तो आपको पता ही है, जो जो बच्चे हिंदू धर्म के नहीं होंगे तो उनको भी पता ही होगा कि जो विष्णु के अवतार 10 गो हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन अवतार हैं विष्णु को, वो हम देख लेते हैं। अगर विष्णु की पहला अवतार की बात करते हैं तो पहला अवतार क्या है, तो पहला अवतार है मत्स्य। पहला अवतार, ये पहला अवतार कौन है, विष्णु का पहला अवतार मत्स्य। दूसरा अवतार की बात करते हैं तो दूसरा अवतार विष्णु का कूर्म है। ठीक है, दूसरा अवतार विष्णु का क्या है, कूर्म है। विष्णु की तीसरा अवतार की अगर बात करते हैं तो विष्णु का तीसरा अवतार है बराह। कौन सा, तीसरा अवतार बराह है। विष्णु का चौथा अवतार की अगर बात करते हैं तो चौथा अवतार का कौन है, नरसिंह। नरसिंह ये पूछा जाता है तो इसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा। ठीक है, पहला विष्णु का पहला अवतार कौन हो गया, तो मत्स्य। दूसरा अवतार तो कूर्म, तीसरा अवतार तो बराह, चौथा अवतार तो नरसिंह। ठीक है, अब देखिएगा, ये पहला तो सबको याद रहता है मत्स्य, दूसरा में देखिएगा 2 बर्ड है। ठीक है, दूसरा, तीसरा में देखिएगा 3 बर्ड है। ठीक है, चौथा में देखिएगा 4 बर्ड है, और फिर बाकी तो याद हो जाएगा। अब देखिएगा, अब हमें देखना है कि पांचवा, ये पांचवा कौन थे, तो पांचवा कौन थे, तो अब देखिएगा, पांचवा जो अवतार थे ये वामन। ठीक है, वामन अवतार कौन थे, तो पांचवा थे। विष्णु का पांचवा अवतार क्या था, तो वामन। ठीक है, अगर बात करते हैं तो ये परशुराम का भी अवतार लिए थे, तो ये परशुराम के में केमे अवतार है, तो छठे अवतार है। और वही राम के अवतार लिए थे तो कैमे ये अवतार थे, तो ये 7वें अवतार थे। और फिर राम के बाद में किनका अवतार लेते हैं, तो यही कृष्ण का अवतार लेते हैं। ये कृष्ण कैमे अवतार हैं, 8वें। और यही बुद्ध को, यानी भगवान बुद्ध जिनको आप बोलते हैं, ये बुद्ध को 9वां बोला जाता है, 9वां अवतार लिए थे। और अभी जो 10वां अवतार है वो अवतार नहीं लिए हैं, लेकिन भविष्य में लेने वाले हैं। वो कौन है, तो कल्कि। ये भविष्य में 10वां अवतार लेने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि लेना भी जरूरी है, बहुत ज्यादा अत्याचार बढ़ गया है पृथ्वी पर। ठीक है, तो ये अब हमने क्या देखा कि ये भगवान किनका, बुद्ध का नहीं, ये भगवान विष्णु का हमने पूरा 10 का 10 अवतार देख लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या बोला गया है, सो देख लेते हैं कि कौन सा अवतार नहीं थे। तो मत्स्य तो था, तो गलत हो गया। कूर्म तो था, ये तो दूसरा अवतार था। परशुराम तो ये छठा अवतार था। दघीची की बात करते हैं तो ये नहीं था, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये दघीची आखिर था कौन, तो ये भगवान शिव का, किसका, भगवान शिव का ये बहुत बड़ा भक्त था। किसका भक्त था, भगवान शिव का अगर भक्त था तो यही दघीची था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है, सो देखिएगा, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे। देखिएगा, तांबा का तो व्यापार होता ही था। ठीक है, तो ये तो जानते थे। कांसा का भी होता था, सोना का भी होता था, लोहा का नहीं होता था, क्योंकि लोहा का खोज जो हुआ था ये 600 ईसा पूर्व के आसपास में होता है, यानी महाजनपद काल में हो रहा है। और ये हड़प्पा कब से है, 2300 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के आसपास में, यानी इतना ही तक था। इसके बाद ये क्या होता है, खत्म हो जाता है हड़प्पा। तो कहाँ 600 ईसा पूर्व, कहाँ 2350 ईसा पूर्व, देख रहे हैं कितना फासला है। तो उस समय तो खोज नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अब देखिएगा, ये तंजौर में, ये तंजौर कहाँ है, तो यही तमिलनाडु में पड़ता है। राजराजेश्वर जो कौन से मंदिर, वहां कौन से भगवान के कौन से भगवान की मूर्तियां हैं, तो शिव भगवान की मूर्तियां हैं। का निर्माण किसने करवाया था, चलो सॉरी, तो चोल वंश के एक राजा कौन थे, राज प्रथम। कौन थे, राज प्रथम ने क्या किया था कि यही किसका, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है,
तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम। अगर बात करते हैं ये चोल वंश की स्थापना किसने किया था, तो चोल वंश का स्थापना किसने किया था, तो ये विजयालय ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत, ठीक है, श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ चले गए थे। ठीक है, तो देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये एक जैन गुरु थे। कौन थे, तो ये जैन गुरु थे भद्रबाहु। अब ये भद्रबाहु के साथ में कहाँ के चले गए थे, तो ये कर्नाटक के श्रवण बेलगोला क्यों चले गए थे, क्योंकि इनके राज्य में 12 साल से लगातार अकाल पड़ रहा था, इससे ये बहुत ज्यादा चिंतित थे। तो ये भद्रबाहु के नेतृत्व में जाते हैं, श्रवण बेलगोला में क्या करते हैं कि भूखे प्यासे यानी संलेखन विधि के द्वारा अपने प्राण की त्याग कर देते हैं। ठीक है, तो ये भद्रबाहु को तो हमने देख लिया किसका गुरु थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे। अब ये किसका नेतृत्व करता थे, तो ये नेतृत्व करता किसका है, तो ये है किसका, दिगंबर के। ठीक है, दिगंबर, ये जो भद्रबाहु के जो लोग थे ना, ये नग्न अवस्था में रहते थे। अब एक है श्वेतांबर, तो वो श्वेतांबर जो था, ठीक है, ये श्वेतांबर जो था, ये श्वेतांबर किसके नेतृत्व करता थे, किसके नेतृत्व करता थे, तो इसके नेतृत्व करता है स्थूलभद्र। कौन है, स्थूलभद्र। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस संत के साथ गया था, तो किस संत के साथ, भद्रबाहु के साथ। क्या स्थूलभद्र के साथ होगा, नहीं, ध्यान थोड़ा रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला गया है कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो ये सब क्वेश्चन कोई बनाने वाला है, तो कहाँ, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि मगध के किस प्रारंभिक शासन की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था, तो बात करते हैं ये हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो यही था बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा कौन था, अजातशत्रु। ये अजातशत्रु गद्दी प्राप्त करने के चक्कर में क्या करता है कि अपने बाप को क्या कर देता है, मार देता है। अब मार देता है, इसीलिए अजातशत्रु को क्या बोला जाता है, पितृहंता बोला जाता है। तो पितृहंता के नाम से किसे जाना जाता है, अजातशत्रु को। इसे एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है, कुनिक। तो कुनिक के नाम से किसे जाना जाता है, अजातशत्रु को। तो बोला क्या गया है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था, तो किसको हत्या कर दिया था, तो बिंबिसार को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि गौतम बुद्ध का नाम क्या था, तो क्या बताना पड़ेगा, गौतम बुद्ध का नाम क्या था, तो इनका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। ये सब हल्का क्वेश्चन है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो नव नालंदा बिहार की बात करते हैं तो इसका स्थापना कब होता है, तो 1951 में होता है। 1951 में होता है, तो उस समय कौन राष्ट्रपति कौन थे, तो इनके सहयोग से किया जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सहयोग से क्यों किया जाता है, तो बौद्ध और पाली धर्म के क्या के लिए, अध्ययन के लिए, बौद्ध और पाली के अध्ययन के लिए किया जाता है। तो अब ऑप्शन में देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 है। आगे चलते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु की अगर बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो यही चाणक्य थे। ठीक है, जो प्रधानमंत्री के रूप में भी काम किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। ये 86 क्या है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था। इसके स्थापना करने वाले कौन थे, तो मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अलकॉट था। कौन था, मैडम ब्लाटवस्की और कर्नल अलकॉट था। तो ये दोनों व्यक्ति ने किया था। तो इसमें से अब देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, तो मैडम ब्लाटवस्की भी है और कर्नल अलकॉट भी है। तो मैडम ब्लाटवस्की पर चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये भारत में भी इसका स्थापना आखिर किया गया था, तो भारत में स्थापना कब किया गया था, 1879 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ रखा गया था, तो अड्डायर में। ठीक है, तो कौन से प्रेसिडेंसी में इसका स्थापना हुआ, तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका क्या होता है,